हेलो वियर्स, माय नेम इज़ मोनिका सक्सेना। कल मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट केवल बताया था, पर्पस और बेसिक्स बताया था। उसी के लास्ट पेज से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो मैंने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू कर रही हूँ मैं। द फॉलोइंग 4 स्टेप्स आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड इंट्रोड्यूस सम ऑफ द न्यू टर्मिनोलॉजी। इसमें 4 टाइप्स इसमें मेनली होते हैं: द नल हाइपोथेसिस, अल्फा लेवल, क्रिटिकल रीजन, द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब जो नल हाइपोथेसिस आपका मैंने आपको समझाया था कि जिसमें वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, या तो होता नहीं है या बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि निगलेक्ट किया जा सकता है जिसको। तो या तो थोड़ा सा होगा या होगा ही नहीं डिफरेंस। किसके बीच में? वेरिएबल्स के बीच में। जो फैक्टर्स आपने लिए हैं, जो एलिमेंट्स आपने ले रखे हैं अपने रिसर्च के टॉपिक में, उन वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, मैंने पिछले उसमें लिया था कि जो वैक्सीन है, मान लीजिए डॉक्टर अपना वैक्सीन का इफेक्ट देखना चाहता है, तो वो सपोज़ करिए उसने पॉपुलेशन ली कहीं किसी सिटी के लिए। अब वो सैंपल लेगा, सैंपल ए बी सी डी। जब वो सैंपल ले लेगा ए बी सी डी, तो उन्हीं सैंपल को हम मान लीजिए सैंपल ब्लॉक ए का हम ले रहे हैं, ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लीजिए अपनी जहाँ भी पॉपुलेशन आपने ले रखी। मैंने एक केवल एग्जांपल आपको बता रही हूँ। कुछ भी हो सकता है, रिसर्च में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई कंपनी का भी ले सकते हैं। कंपनीज में जैसे हैं तो आपने एक सेक्शन बना लिया कि केवल फीमेल का ही हमको इंटरव्यू लेना है, या और फीमेल में भी फिर आप डिवाइड कर लीजिए कि जो सिंगल हैं या मैरिड है। तो इस तरीके से आपकी रिसर्च चलती है। तो जैसे मान लीजिए ब्लॉक ए पे मैंने एक वैक्सीन का, मुझे जैसे किसी डॉक्टर को देखना है इफेक्ट, तो वो क्या करेगा? ब्लॉक ए के जो पीपल हैं उन पे जाकर के वो वैक्सीन उनको देगा। टाइम ड्यूरेशन वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे किस किस वन मंथ पे जाके इफेक्ट देखना है, या 1 वीक बाद, 1 वीक या 2 वीक्स के बाद देखना है। इस तरीके से वो इफेक्ट देखता चला जाएगा। फिर उसके बाद जब वो डिसाइड कर लेगा, जब वो देखेगा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है या आ रहा है, वो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग फिर वो हाइपोथेसिस तैयार करेगा। हाइपोथेसिस वही होती है जो आप प्रेडिक्शंस बनाते हैं। अपने रिसर्च का प्रॉब्लम कोई इशू लिए तो आप उसके बाद प्रेडिक्शंस बनाते हैं। प्रेडिक्शन यानी कि सोल्यूशन निकालते हैं, जो भी आप प्रेडिक्शन बना रहे हो। फिर उसी प्रेडिक्शन को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको वीडियो को बनाया हुआ है, बिल्कुल कठिन लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रखी है, बहुत ही ईजी उसमें समझा रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, फर्स्ट मैंने लिखा है द स्टेट द हाइपोथेसिस एंड सेलेक्ट द अल्फा लेवल। अल्फा लेवल मैं अभी बताऊंगी कि चार्ट में क्या होता है। द नल हाइपोथेसिस को हम एच यहाँ पे ओ करके दिखा देते हैं। हाइपोथेसिस ऑलवेज रिलेट्स स्टेट्स दैट द ट्रीटमेंट हैज़ नो इफेक्ट, नो चेंज, नो डिफरेंस। यानी कि वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस, कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। टू द नल हाइपोथेसिस, द पॉपुलेशन मीन आफ्टर ट्रीटमेंट इज़ द सेम एज इट वॉज बिफोर ट्रीटमेंट। यानी कि जो उसने पॉपुलेशन पे जो ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद भी जो वहाँ के पॉपुलेशन, जो ब्लॉक ए के जो पीपल हैं, वो उनकी हेल्थ ऐसी के ऐसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर द अल्फा लेवल एस्टेब्लिशेस अ क्राइटेरिया और कट ऑफ फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट द नल हाइपोथेसिस। कैसे डिसाइड कर रहा है नल हाइपोथेसिस? अल्फा लेवल, ये देखिए अल्फा लेवल जो है वो आपका 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप ले सकते हैं, 1% जो सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में आपकी जो वैल्यू है 1 पॉइंट, आपने देखा होगा न्यूमेरिकल बुक्स में दे रखे होंगे, 1.96 पे अगर वैल्यू अगर 5% लेवल पे अगर ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो इससे वैल्यू अगर हाई आ रही है तो यानी कि क्रिटिकल रीजन है, और ये आपकी जो हाइपोथेसिस इस जगह पे आपने जो बना रखी प्रेडिक्शन वो लो आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही हो जाएगी कि हाँ इसमें जो है वो इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है। जबकि ये क्या है? एक्सेप्टेंस का एरिया है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो अगर ये डिपेंड करता है वैल्यू पे, ये 1.96 की वैल्यू से ज़्यादा आप ले रहे हैं, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, पॉपुलेशन मीन जिसे कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू इसमें आप डिसाइड करेंगे, या आप 1% भी ले सकते हैं। आपके डिपेंड करेगा कि आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है। वैसे ज़्यादातर लोग 5% या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं। इस पे तो कम ही जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे जो सैम्पल का जो मीन है रिज़ल्ट उतना अच्छा फाइंडिंग्स नहीं आ पाती हैं। कोशिश करिए कि 5% लेवल ही लीजिए। जैसे सर्वे रिसर्च वगैरह जो जनरल जो होती हैं,
कॉमन है जो करी जाती हैं। अब लेकिन मैं ये नहीं कह रही आप ये मत लीजिए, लेकिन आप पे डिपेंड करेगा कि रिसर्चर डिसाइड करेगा। दैट रिसर्चर हैज़ टू डिसाइड व्हाट द अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ही हैज़ टू टेक द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो सुपरवाइज़र आपका कहे। मैंने केवल समझा रखा है यहाँ पे कि अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ये डिसाइड करता है अल्फ़ा लेवल कि आपकी नल हाइपोथेसिस है या नहीं है। देखिए लिखा हुआ है द कट ऑफ फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट नल हाइपोथेसिस द अल्फ़ा लेवल ऑल्सो डिटरमिन्स द रिस्क ऑफ अ टाइप 1 एरर। वो यहाँ ये भी बता देगा कि आपका एरर आ रहा है कि नहीं और किस तरह की एरर है। अगर एरर टाइप 1 है या टाइप 2 है यह मैं आगे वीडियो से समझाऊंगी। अभी केवल इतना समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए ये केवल मैं अभी इस वीडियो में ये समझा रही हूँ। केवल इसका कॉन्सेप्ट समझिए, आपको ये समझ में इसमें आ गया होगा कि नल हाइपोथेसिस कैसे जो है वो अल्फ़ा लेवल डिसाइड करता है कि हमें एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। अब उसके बाद देखिए क्रिटिकल रीजन, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपका क्रिटिकल रीजन है 1.96 के बाद वाला और -1.96 के पहले वाला। आफ्टर दैट हमको जो नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना होता है। द क्रिटिकल रीजन कंसिस्ट ऑफ आउटकम्स दैट आर वेरी अनलाइकली टू अकर इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन है उसको हम जो भी आउटकम आपका आ रहा होगा वो लाइकली अनलाइकली टू अकर, यानी कि उसकी संभावना उसकी अकर होने की कम होती है। क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस बीच में एक्सेप्ट हो रही है, एक्सेप्टेंस में, तो जाहिर सी बात क्रिटिकल रीजन आपका अकर नहीं होगा। दैट इज़ द क्रिटिकल रीजन इज़ डिफाइंड बाय सैम्पल मीन्स दैट आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इफ़ द ट्रीटमेंट हैज़ नो इफेक्ट। अगर ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है तो जो क्रिटिकल रीजन आप डिफ़ाइन कर रहे हैं अपने सैम्पल में दिखा रहे हैं कि क्रिटिकल रीजन जो है वो ये जो मीन की बात कह रहे हैं वो यही मीन है, ये मीन की वैल्यूज़ हैं ये जो डिसाइडेड हैं। अगर वो कह रहा है कि क्रिटिकल रीजन डिफाइंड बाय सैम्पल मीन्स दैट आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है इस जगह पे क्रिटिकल रीजन पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ट्रीटमेंट है इट हैज़ नो इफेक्ट, यानी कि न आपकी जो ऑल्टरनेटिव अगर आपने बनाई होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो वो आपकी वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी और नल हाइपोथेसिस जो है आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ आखिरी में लिखा भी हुआ है, आपको भी आखिरी के पेज में इसको दिखा दूँगी। फिर द फ्रेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मीन्स दैट दी सैम्पल्स हैव अ प्रोबेबिलिटी पी, ये भी कैलकुलेट की जाती है प्रोबेबिलिटी पी दैट इज़ लेस देन द अल्फ़ा लेवल, यानी कि पी की वैल्यू अल्फ़ा लेवल जो यहाँ दिख रहा है आपको इसकी वैल्यू कम है। देखिए मैंने यहाँ समझा रखा है मिडिल 95%, यानी कि 100 में से 95 माइनस करिए तो आपके पास 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन्होंने कंसिडर कर रखा है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इफ़ अगर नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू। अगर ये रिजेक्ट होती है तो क्या होगा कि ये जो रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस है ये यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाएगी और क्या होगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। देखिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू यहाँ पे 1.96 हमें दे रखी है और बीच में ये 80 यहाँ पे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में से हम सैंपल लेते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है। इसमें 20 जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा था। और ये जो आपका रीजन है क्रिटिकल रीजन है, ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है आपको, ये क्रिटिकल रीजन कहा जाता है। एक्सट्रीम 5%, यानी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान के चल रहे हैं, 1.96 की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द फ्रेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मीन्स दैट दी सैम्पल्स हैव अ प्रोबेबिलिटी दैट इज़ लेस देन द अल्फ़ा लेवल। अगर अल्फ़ा लेवल से वैल्यू अगर कम आ रही है तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई होगी, आपने ये मानी होगी कि हाँ ये नल हाइपोथेसिस है, डिफरेंस अगर कम आ रहा है तो वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। नहीं अफेक्ट आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है पॉपुलेशन पे, तो आपकी हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव वाली जो होती है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। दस द क्रिटिकल रीजन इज डिफाइंड बाय द सैम्पल मीन्स, सैम्पल मीन से इसको डिफाइन किया जाता है। मीन जो आपका यहाँ पे दे रखा है सैम्पल मीन म्यू, एंड दैट आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इफ़ द ट्रीटमेंट हैज़ नो इफेक्ट। अगर ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं है, तो क्या होगा जो आपकी जो क्रिटिकल रीजन इज डिफाइंड बाय सैम्पल मीन दैट आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, यानी कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि वो ये रिज़ल्ट आपको मिले ही मिले सही। तो क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस आपकी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्सेप्ट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। द कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन दिस चैप्टर अ जेड स्कोर। जेड स्कोर को हम मान के चलते हैं। फॉर्म्स अ रेशियो कंपेयरिंग द obtained difference between the sample mean and the hypothesized population mean versus the amount of difference we would expect without any treatment effect। मैंने दो तरह के देखिए मीन इसमें बताए थे, एक तो सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन। सैम्पल मीन आपका अल्फ़ा से डिफाइंड हो रहा है और म्यू जो है आपका वो यहाँ पे देखिए म्यू जो है आपका ओवरऑल जो 80 आपने पॉपुलेशन ले रखी है उसके अकॉर्डिंग आप सैंपल डिवाइड करते हैं। ब्लॉक ए ब्लॉक बी में कितने लोग रह रहे हैं तो उस पर आपने कितने इंडिविजुअल से आपने वैक्सीन दी या कोई भी आपने ट्रीटमेंट दिया। तो वो कह रहा है कि ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला भी यही होता है। आगे फॉर्मूला में आपको जब न्यूमेरिकल बहुत आगे, जब पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा आप लोग का, तो इसमें पहले इसके फॉर्मूला भी आता है। ये फॉर्मूला इसी पे बेस्ड होता है। यही जो डिफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे सैम्पल मीन एंड हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन, यही आपके फॉर्मूले में भी दिखेगा, आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में। वर्सेस द अमाउंट ऑफ डिफरेंस यू वुड एक्सपेक्ट विदाउट एनी ट्रीटमेंट इफेक्ट, दैट इज़ द स्टैंडर्ड एरर। यानी कि अगर कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस मतलब नहीं है, यानी कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है और उसमें जो है वो आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो रिजेक्ट हो रही है, वो सही नहीं है, यानी कि ऑल्टरनेटिव वाली सही आ रही है, यानी कि इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा है पॉपुलेशन पे। तो इसका मतलब कि कोई एरर आ रही है आपके जो आपने हाइपोथेसिस तैयार करी है कि हाँ इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो उसका मतलब होगा कि कोई एरर आ रही है आपके सैंपल में कलेक्ट करने में। A large value of the test statistics shows that the obtained mean difference is more than would be expected if there is no treatment effect। कोई ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं आ रहा है अगर उसमें shows that the obtained mean difference is more than would be expected। If it is large enough to be in critical region, we conclude that difference is significant, यानी कि जो डिफरेंस आ गया है is significant, सही है, और that the treatment has a सिग्निफिकेंट इफेक्ट, वो मान के चल रहा है यहाँ पे। इन दिस केस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। देखिए मैंने बताया था इफ़ द मीन डिफरेंस इज रिलेटिवली स्मॉल, मीन डिफरेंस स्मॉल आ रहा है, कम है डिफरेंस, यानी कि मैंने बताया था हाइपोथेसिस नल का मतलब ये होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, वेरिएबल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कम है या है ही नहीं। तो क्या होगा कि इफ़ द मीन इज़ रिलेटिवली स्मॉल, अब स्मॉल है मीन का डिफरेंस, then the test statistics will have a low value। In this case we conclude that the evidence from the sample is not sufficient। जो आपने सैंपल कलेक्ट किया वो sufficient नहीं है and the decision is to reject the null hypothesis। आपकी null hypothesis यहीं पे reject हो जाएगी। अब इसके ये जो आप डायग्राम समझ जाएंगे तो पॉपुलेशन विदाउट अल्कोहल, फिर आफ्टर अल्कोहल, यानी कि हमने कोई ट्रीटमेंट दिया, अल्कोहल लिख दिया मैंने, तो पॉपुलेशन विद अल्कोहल, यानी कि अब हमें यहाँ पे नॉर्मल जो यहाँ पे पॉपुलेशन मीन है म्यू 18 है, तो ये म्यू जो है पॉपुलेशन ये मीन है और ये जो आपका ये सैम्पल मीन है वो 4 है। तो सैम्पल मीन ये मीन यहाँ पे भी 4 है, तो नल हाइपोथेसिस मैंने लिखा हुआ है अल्कोहल हैज़ नो इफेक्ट, उस पर ट्रीटमेंट में उसको रिजल्ट में आया कि इट हैज़ नो इफेक्ट, द मीन इज स्टिल 18, यानी कि जो यहाँ पे जो वैल्यू थी पॉपुलेशन मीन की वो 18 की 18 ही रहेगी। एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब इसमें कोई गलती हो गई है रिसर्चर, एक जनरल सी बात आप समझ के चलिए कि उस वैक्सीन का ओवरऑल रिजल्ट जो था वो फेल हो गया, उसने जो प्रेडिक्शन बनाई थी वो फेल हो गई, यानी कि जो दवाइयों का असर होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। तो अब क्या होगा, वो जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी अगर उसने बनाई होगी, तो अगर उसने नहीं बना रखी है तो फिर से वो प्रेडिक्शन बनाएगा, फिर से पूरा रिसर्च का टॉपिक फिर कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का टॉपिक वो तैयार करके उसमें रिसर्च करी या सैंपल कलेक्ट किया। तो हो सकता है कि कभी कभी होता है कि कई बार हमें टॉपिक चेंज करने पड़ जाते हैं रिसर्च के, तो सुपरवाइज़र के अंडर में आप जाकर के अपना रिज़ल्ट शो करिए कि इस तरीके से हमारा ये है और इसका टॉपिक अगर चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं है तो उसी पे आप अपना कंटिन्यूएशन करके रिसर्च कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा जो सुपरवाइज़र आपका कहे। नाउ कम टू द टॉपिक, इसमें हम एरर्स की बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि एरर उसमें आ ही जाएगी,
जस्ट बिकॉज द सैम्पल मीन फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन मीन, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो वास्तविक जो पॉपुलेशन मीन थी उससे सैम्पल मीन से डिफरेंट आ रहा है, फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मीन डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट दैट द ट्रीटमेंट हैज़ कॉज्ड अ चेंज, यानी कि ट्रीटमेंट जो उसमें दिया गया उसमें कोई चेंज इसमें नहीं आया है, हल्का सा डिफरेंस आया है या आया ही नहीं है। यू शुड रिकॉल दैट देयर यूजली इज सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन, यानी कि जो सैम्पलिंग आपने सैम्पल लिया, पॉपुलेशन मीन निकाली, फिर आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसमें फॉर्मूला लगाया, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला लगाया, ये सब फॉर्मूला लगाने के बाद आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर बनाई होगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है इसी में कंटिन्यूशन में, बिकॉज द हाइपोथेसिस टेस्ट रिलाइज ऑन सैम्पल डेटा, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उस पर वो नेचुरल सी बात है कि वो उस पर डिपेंड कर रही है हाइपोथेसिस सैम्पल डेटा पे, बिकॉज द सैम्पल डेटा आर नॉट कम्प्लीटली रिलायबल। अब वो रिलायबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे जो आपका हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो रही है। देयर इज़ ऑलवेज द रिस्क दैट मिसलीडिंग डेटा विल कॉज द हाइपोथेसिस टेस्ट टू रीच अ रॉन्ग कंक्लूजन, रॉन्ग कंक्लूजन बन जाएगा, इसलिए हम इस टॉपिक को, जो भी आपने टॉपिक लिया है उसको हम चेंज कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे यह टॉपिक में चेंज कर सकते हैं या आपको दोबारा आपको सैम्पलिंग लेनी पड़ेगी कि अफेक्ट आया कि नहीं आया। फिर 2 टाइप्स ऑफ एरर आर पॉसिबल, इसी में कंटिन्यूशन में मैं वीडियो अगला बनाऊंगी, इसमें मैं एरर 1 और टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर इसमें आता है, जिसमें कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है एक में रिजेक्ट होती है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाइस वर्सा होती है। तो थैंक यू वियर्स, आई होप कि इसमें आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग जो है न्यूमेरिकल के थ्रू और ज़्यादा क्लियर होगा, मैं इसमें बताऊंगी न्यूमेरिकल, लेकिन बहुत आगे जाके है न्यूमेरिकल। अभी केवल कॉन्सेप्ट समझिए कि जो मैं आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या एरर्स हैं, अब इसके बाद में टाइप 1 टाइप 2 एरर है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये सब मैं आपको आगे वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। थैंक यू वियर्स।